Fine. Yeah, now it is recording. ठीक है, so let us start. अच्छा एक बात बताओ, पी ब्लॉक का जो होमवर्क था वो कर लिया एवरीबॉडी? डाउट क्लास अलग से रखते हैं, चलो ठीक है, वो भी ठीक है। फाइन, तो लेट अस कंप्लीट मेटलर्जी फर्स्ट। मेटलर्जी फर्स्ट खत्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि डिस्कशन करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये एलिंघम डायग्राम समझ में आ गया था सबको? एवरीबॉडी एलिंघम डायग्राम समझ में आ गया था ना? एलिंघम डायग्राम का यूज क्या है? जो एलिंघम डायग्राम में नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर वालों को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनके ऑक्साइड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, राइट? तो वो ऑक्साइड में आसानी से कन्वर्ट हो जाए। यही कंसेप्ट था ना कि जो एलिमेंट्स नीचे होंगे एलिंघम डायग्राम में, वो उनको रिड्यूस कर सकते हैं जो एलिंघम डायग्राम में ऊपर में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अच्छा कुछ और चीज है, ये सब भी समझ लेना। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ये है, देखो C+O2, एक रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2। तुम देखो तो इसका स्लोप जो है, इसका देखो इधर भी एक गैस था और इधर भी एक गैस था, ठीक है? तो इसका स्लोप ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, स्लोप ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये दिख रहा है? क्योंकि डेल्टा इज टेंडिंग टू जीरो है। समझ में आ रहा है क्यों? इधर भी एक मोल गैस था, इधर भी एक मोल गैस है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बट ये तुम ये वाले देखते हो रिएक्शन, देखो 2 कार्बन प्लस O2 गिव्स 2 CO। तो देखो इसमें क्या है एवरीबॉडी, इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है ना? इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है क्या? देखो इधर प्रोडक्ट में 2 गैस है और इधर एक गैस है, तो यहाँ पे डेल्टा एस जीरो नहीं है ना, तो इसका स्लोप जो है वो वेरिंग है। तो जहां पे एंट्रोपी में चेंजेस नहीं आएंगे वहां स्लोप कांस्टेंट रहता है, ये भी पूछा जा सकता है। ये समझ में आ गया एवरीबॉडी? जहां पे एंट्रोपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है वहां पे स्लोप में चेंज नहीं आएगा, और जहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है वहां पे स्लोप में चेंज देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, फाइन। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो एलिंघम डायग्राम में तो इतना ही है। रिड्यूसिंग एजेंट पहचानिए बाय मेकिंग यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो हमारा, अच्छा एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन हमने किया था क्या लास्ट क्लास में? रिडक्शन वाला एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन तो कर लिया था ना, रिडक्शन वाला। Sujal, you want to write this? एक सेकंड ना, एल वाला, हाँ एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन कर लिया था ना हमने। ये बचा हुआ है, नहीं किया? अरे मुझे तो याद है, अरे लास्ट क्लास में एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन नहीं किया था क्या? रिडक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी, रिडक्शन बाय रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, रिडक्शन बाय कार्बन किया था। हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखो ये हो गया रिडक्शन, इसके बाद रिडक्शन के बाद तो मेटल मिल जाता है ना, रिडक्शन के बाद एवरीबॉडी, रिडक्शन के बाद मेटल तो मिल जाता है ना? अरे हाँ यार कुछ तो बोलो। तो लास्ट स्टेप क्या होगा बताओ एवरीबॉडी, लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेज होता है रिफाइनिंग। तो देखो रिफाइनिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वी विल स्टडी देम वन बाय वन, ठीक है? बट बिफोर वी स्टडी रिफाइनिंग देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन which we need to study, ठीक है? The metals obtained after reduction are not 100% pure, are not 100% pure, so therefore they are refined through various methods। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं।
एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, आगे बढ़ सकते हैं। ओके तो देखो अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ सम कॉमन मेटल्स, सम कॉमन मेटल्स। तुम्हें क्या लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा बताओ एवरीबॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा? वेरी गुड, एल्यूमिनियम। सबसे इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम, फिर है आयरन, फिर है कॉपर। ये तीन तो पढ़ना ही है, तो वी विल स्टार्ट विद एल्यूमिनियम। ठीक है, एनसीईआरटी तो देखो तीन ही की बात कर रहा है, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंट, जो और सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है उसी मिनरल के मेटल को निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो है वो दैट इज एल्यूमिनियम। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट इट। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो ओर इसका कौन कौन सा होता है? प्राइमरी ओर है एल्यूमिना, दिस इज इट्स प्राइमरी ओर which is also called bauxite, right। ठीक है, दिस इज also called bauxite, right। अब देखो सबसे पहला मेथड क्या होता है, अभी स्लाइड्स हो गए हैं प्रथमेश, थोड़े बहुत तो हो ही गए। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, प्राइमरी ओर। ठीक है, सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे एवरीबॉडी? एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन के लिए लीचिंग यूज करते हैं ना। स्लो, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? तो अब इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कॉल्ड फर्स्ट मेथड इज बेयर्स प्रोसेस। जो पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस। नाउ व्हाट इज बेयर्स प्रोसेस? देखो लीचिंग ही है, कुछ नहीं है, लीचिंग ही है ये। दिस इज लीचिंग, दिस इज लीचिंग बाय NaOH। जो तुमने पढ़ा था ना NaOH से लीचिंग, उसी का नाम है बेयर्स प्रोसेस। तो Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O रहता है, इसमें आप NaOH डालिए तो आपको मिलेगा सोडियम मेटा एलिमिनेट। ये वाली रिएक्शन हम पढ़ ही चुके हैं, जो कि पानी में घुल जाता है, राइट। फिर आप इसमें CO2 या फिर SO2 कोई भी गैस लेते हैं, बट हमने सीखा था कि CO2 थोड़ा सस्ता होता है, हमें तो मुनाफा कमाने से मतलब है। तो AlOH होल थ्राइस बनता है, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब इस प्रेसिपिटेट को गर्म करने पे आपको प्योर एल्यूमिना Al2O3 या फिर बॉक्साइट मिल जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी, ये फिर से लिखना है क्या एवरीबॉडी? डू यू वांट टू राइट इट अगेन? ओके, डन। ओके, कुछ और भी मेथड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड, एक और मेथड है लीच कॉन्सेंट्रेशन का, एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड हॉल्स प्रोसेस। देखो हॉल्स प्रोसेस कम यूज होता है, बट ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन का मेथड है। इसमें क्या करते हैं, देखो Al2O3 को ट्रीट कर देते हैं Na2CO3 के साथ। अब Na2CO3 में Na प्लस ज्यादा रिएक्टिव होता है ना Al प्लस के साथ, तो ये फिर, लेकिन ये भी बेसिक होता है। ये समझ में आ रहा है? NaOH से सस्ता होगा ना Na2CO3, NaOH से सस्ता होता है Na2CO3। सॉल्वेज प्रोसेस में NaOH बनाना, Na2CO3 बनाना आसान हो जाता है। This is not the next step, this is actually a method which is used for concentration। अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन का सस्ता मेथड है, NaOH से सस्ता, पैसे बचाओ और कुछ नहीं। सोडा सस्ता होता है, NaOH तो इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, कास्टनर कल्नर सेल में, एस ब्लॉक में पढ़ा हो।
मरकरी अमलगम यूज करना पड़ता था, कितना महंगा मेथड। सोडा सस्ता होता है ना भाई, सस्ता मेथड है, ये भी एक मेथड ही है। अब NaOH भी तो Na2CO3 भी तो बेसिक मीडियम देगा ना। हाँ, इसमें CO2 भी मिलेगा। अरे NaOH जो था ना, उसका ऑल्टरनेटिव है सोडा, जो कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड तो कर ही देता है। फिर NaOH बनेगा, उसको फिर से CO2 ट्रीट करो, और CO2 तो यहाँ मिल ही रहा है। CO2 ऐसे सस्ता है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो तुम्हें AlOH होल थ्राइस यहाँ भी मिल जाएगा, जिसको तुम हीट करके फिर से Al2O3 निकाल सकते हो। अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लीचिंग ही कर रहे हैं। लीचिंग में जो यूज कर रहे हैं हम Na2CO3 यूज कर रहे हैं, जो कि चीप है, चीप ऑल्टरनेटिव है। किसका? NaOH का। पैसे ज्यादा बचाएंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है? डन। एवरीबॉडी लिख लिया था ना सबने? ओके, नेक्स्ट है सरपक्स प्रोसेस। देखो ये भी कॉन्सेंट्रेशन का ही मेथड है, दिस इज कॉल्ड सरपक्स प्रोसेस। ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन का मेथड है। सरपक्स, SERPECK'(S), राइट आंसर। डन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सरपक्स प्रोसेस। देखो ये भी एक मेथड होता है, इट इज यूज्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, देखो बताता हूँ। इट इज यूज्ड व्हेन, इसको यूज तब करते हैं व्हेन सिलिका is present in considerable amounts in the bauxite ore। ठीक है, जब बहुत सारा अमाउंट में सिलिका भी प्रेजेंट हो, सिलिका इज SiO2, तो when SiO2 is also present in considerable amount, then this method is used। अब देखो इसमें करते क्या है, Al2O3 को हीट करते हैं, किसके साथ? कार्बन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ N2। तो अब होता क्या है, AlN बन जाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और Si जो है, SiO2, वो रिएक्ट करता है कार्बन के साथ, और एक्चुअली में होता क्या है, सिलिकॉन बन जाता है, सिलिकॉन। और यहाँ पे पानी डालने पे सिलिकॉन का कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब पानी डालोगे नहीं, पूरे मिक्सचर में पानी डालोगे तो सिलिकॉन का कुछ नहीं होता, ये AlOH होल थ्राइस बन जाता है, जो कि प्रेसिपिटेट होता है। अगेन पीपीटी, फिर से इसको गर्म करो तो तुम्हें Al2O3 मिलेगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो ये मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सिलिका कई जगह पे, देखो अलग अलग जगह से निकालोगे ना, जैसे मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग कर रहा है, कोई SiO2 तो सैंड होता है ना, उमंग, उसका कोई खास यूज तो है नहीं। इसको और हीट करते हैं कितने डिग्री पे पता है? 1800 डिग्री पे हीट करते हैं, ग्लास वगैरह में यूज करते हैं इसको। इस रिएक्शन में SiO2 का कोई यूज नहीं है, ये मेथड यूज तब करते हैं जब बॉक्साइड के साथ SiO2 भी बहुत ज्यादा मिले। समझ में आ रहा है? अलग अलग जगह पे जाओगे तो इम्प्योरिटी अलग अलग होगा ना, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग कर रहे हो तो अलग मिलेगा, साउथ अफ्रीका में कर रहे हो तो अलग मिलेगा, US में कर रहे हो तो अलग होगा, सॉइल कंपोजिशन हर जगह का अलग अलग होता है, तो इम्प्योरिटी अलग अलग हो सकते हैं ना, उसके हिसाब से मेथड भी कॉन्सेंट्रेशन के बदलने पड़ते हैं।
तो सरपक्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे SiO2 जब इम्प्योरिटी ज्यादा हो तो यूज करते हैं। बाकी बेयर्स प्रोसेस और हॉल्ट्स प्रोसेस दोनों जो है वो बेसिक मीडियम का ही जुगाड़ है। NaOH एक यूज करते थे जो Na2CO3 यूज कर दिया। लिख लिया सबने? ओके तो अब तुम्हें क्या लगता है व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? एवरीबॉडी हमने सीखा है ना स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मिनरल फ्रॉम इट्स ओर। नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करने वाले हैं? कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड है तो ऑक्साइड ही होता है। ऑक्सीडेशन क्यों करेंगे कथन? कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड की बात तुम कर रहे हो तो ऑक्साइड ही है ना Al2O3 बॉक्साइट। तो अब तो हमें रिडक्शन करना पड़ेगा ना, तो अब हम रिडक्शन करेंगे। अब एक बात बताओ, रिडक्शन क्या लिथियम वगैरह से कर सकते हैं? एवरीबॉडी रिडक्शन क्या लिथियम सोडियम से करें? बहुत महंगा है ना। तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, राइट। कार्बन यूज कर सकते हैं बट कार्बन से रिड्यूस होता नहीं है, तो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिडक्शन। और इसमें भी पंगा है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं बट इसमें भी एक पंगा है। इलेक्ट्रोलिसिस देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं लिख रहा हूँ, इस पे मेंस में कई बार सवाल आया है, a lot of number of times, और ये आता ही रहता है। एडवांस में मोर देन उन पे पूछ देते हैं। इस साल भी आया था जो इस बार एडवांस हुआ था। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना is difficult because of the following reasons। देखो इलेक्ट्रोलिसिस जो है एल्यूमिना का हो ही नहीं पाता। एल्यूमिनियम इतना महंगा इसलिए नहीं है, देखो ना इसका रीजन क्या आता है। सबसे पहला रीजन जो फ्यूजन टेम्परेचर है ना, फ्यूजन समझते हो एवरीबॉडी? फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ Al2O3, देखो Al2O3 का लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। तुम देखो +3 -2 है, राइट। लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। लैटिस एनर्जी क्या होता है? K Q1 Q2/R। तो लैटिस एनर्जी इसका काफी हाई है। तो अब फ्यूजन टेम्परेचर यानी कि मेल्ट करने का टेम्परेचर जो है इज अबाउट या फिर अराउंड बोल सकते हो 2000 डिग्री सेल्सियस। ये इतने टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, 2000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। तुम्हें लगता है छोड़ा बहुत टेम्परेचर है ये? और इस अब दिक्कत क्या है पता है? एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे यदि तुमने एल्यूमिनियम बनाया तो एट दिस टेम्परेचर, यदि तुम इस टेम्परेचर पे ले भी जाते हो, एल्यूमिनियम वेपराइज कर जाता है। एट दिस टेम्परेचर aluminium formed, Al formed will be vaporized। अब देखो, अब समझ में आ रहा है कितना बड़ा मुश्किल काम है। तुम इसको हीट करोगे ना Al2O3 को, मान लो तुमने फ्यूज किया, हीट किया यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम सपोज बना भी दिया तुमने, Al2O3 तुम्हारा ये यहाँ पे लिक्विड में बनेगा। फिर तुमने रिड्यूस करके इसको एल्यूमिनियम बनाया तो एल्यूमिनियम गैस मिलेगा तुम्हें। यदि तुमने रिडक्शन किया तो तुम्हें एल्यूमिनियम गैस मिलेगा। फिर अब गैस को कंट्रोल, गैस तो डिफ्यूज करके भाग जाएगा एल्यूमिनियम। अब तो एल्यूमिनियम ने परेशान नहीं कर दिया है, तुम्हें क्या लगता है? तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, जिसको लिखो पहले, राइट इट डाउन। रिटन एवरीवन। तो अब क्या करें? दूसरी भी एक पंगा है यहाँ पे। यहाँ दूसरा पंगा क्या है? प्योर एल्यूमिना डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर एल्यूमिना डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यदि ये मोल्टेन भी हो गया ना तो भी कोई खास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। खुद सोचो, ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयंस। अरे हाइड्रेशन जो होता है ना बहुत ज्यादा हो जाता है Al3+ का और O2- का, वो चारों तरफ से घेर लेते हैं। लो एक और पंखा आ गया, Al3+ का हाइड्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है और O2- का
ये घूम ही नहीं पाएगा पानी। एक और पंगा आ गया, तो एल्युमिनियम ने तबाह नहीं कर दिया है, परेशान कर दिया लोगों को। ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगने लगा था कि एल्युमिनियम निकाल ही नहीं पाएंगे, कुछ लोग तो इतने परेशान हो गए थे। NaCl में Na प्लस है छोटा, Na प्लस का हाइड्रेशन उतना ज्यादा नहीं होगा ना, चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। समझ में आ रही है बात अभिलाषा? तो रिटर्न एवरीवन, तो कुछ लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि एल्युमिनियम वो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और लोगों को लगा था कि एल्युमिनियम यदि निकाल भी लेते हैं तो भी इतनी महंगी होगी, कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? इसलिए एल्युमिनियम जब बना तो राजा महाराजा जो है एल्युमिनियम की थाली में खाने लगे थे। बट देयर वाज ए इंजीनियर, उसका नाम था हॉल हेरोल्ड। ठीक है, एक एक इंजीनियर था, उसका नाम था हॉल हेरोल्ड। उसने एक मेथड बनाया। उसने क्या बोला, देखो, जब भी तुम किसी चीज में ना मिक्सचर में इम्प्यूरिटी डालते हो, whenever impurities are added, whenever impurities are added, impurities are added तो क्या होगा बताओ? impurities are added तो क्या होता है? lattice gets destabilized। ये समझ में आ रहा है? lattice destabilize हो जाता है and melting point is decreased। melting point कम हो जाता है। ये एक कंसेप्ट है जो थोड़ा बहुत इस ब्लॉक में भी मैंने बताया होगा कि जब भी impurities एक ऐड करते हैं तो लैटिस डीस्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि देखो Al2O3 में पैकिंग ऑफ आयंस परफेक्ट है। ठीक है, और जैसे तैसे आयंस तुम, जैसे कि मान लो तुमने Al2O3 में डाल दिया, क्या डाल दिया? CaF2 डाला और Na3Al6, तो इसमें तुम्हें नहीं लगता बड़ी अजीब सी पैकिंग ऑफ आयंस होगी? यहाँ सिमिलर चार्ज ऑफ आयंस में जाके एक लैटिस बनाते हैं, यहाँ पर बड़ी अजीब सी पैकिंग हो जाएगी ना। जैसे ये मेल्ट करने लगेगा तो पैकिंग भी तो उसी हिसाब से चेंज होती रहेगी, तो बड़ी अजीब सी पैकिंग हो जाती है। तो इतना रैंडम पैकिंग में अच्छी मेल्टिंग पॉइंट जनरेट होती ही नहीं है। तो अब ये मिक्सचर जो है उसमें क्या करते हैं, एक रेशियो बनाते हैं 20:24:20। ये रेशियो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये रेशियो एनसीईआरटी में क्योंकि नहीं दिया है, तो अब ये जो मिक्सचर है इस रेशियो में मिलाते हैं, मास रेशियो में। तो इस टेम्परेचर का डिफ्यूजन टेम्परेचर, the fusion temperature of this mixture is 900 डिग्री सेल्सियस एंड 201 नहीं है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, एंड इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये कंडक्ट भी करता है। और देखो अब ऐसी चीजें लाई गई जो कि महंगी भी नहीं है। क्रायोलाइट एक और होता है और दिस इज कॉल्ड फ्लोरस्पर, इसको हम बोलते हैं फ्लोरस्पर, ये भी एक और ही है। दिस इज क्रायोलाइट एंड दिस इज फ्लोरस्पर, ये बहुत महंगी चीजें नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करने से अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कोई रीजन था कि हमने ये सारी चीजें चूज करी? कोई और भी रीजन है अपार्ट फ्रॉम द वंस वी जस्ट डिस्कस्ड? सस्ती वाली बात तो करी दी हमने, सस्ती वाली बात तो करी दी, दूसरी बात ये भी कर दी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करेंगे क्योंकि उनकी हाइड्रेशन उतनी नहीं होगी जैसे Na प्लस है, F माइनस है, राइट? Do you think there will be any other reason which is also important? Everybody जरा सोचो, नॉन वोलेटाइल ना। अच्छा, तुम्हें लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ संबंध है? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हॉल हेरोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस है ना। देखो
ओके, पहले राइट इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन. डन. अच्छा देखो, ये जो है ना, इट डज नॉट इंटरफेयर विद द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. देखो, Al2O3 में Al3+ होता है और O2- होता है. तो अब कैथोड पे Al3+ का रिडक्शन होना चाहिए, तुम्हें Al मिलना चाहिए, ये होना चाहिए कैथोड पे. और एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए. ऊपर करूं स्क्रॉल, राइट डाउन. Is no, the ratio is not important. Okay, can I scroll down? फाइन. अब देखो, ये है Al3+ रिड्यूस होगा और एनोड पे तुम्हारा ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा, राइट. अब एक बात बताओ, तुमने कुछ ऐसा एलिमेंट लिया है, जरा सोचो. अब CaF2 है और क्रायोलाइट है. तुम्हें लगता है ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को इन्फ्लुएंस करेंगे? कैथोड पे Na+ कभी रिड्यूस नहीं होगा Al+ के प्रेजेंस में. ये रिएक्शन होने से रहा, ठीक है, यही होगा, राइट. Ca2+ कभी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा इसके रिडक्शन को, तो ये भी नहीं होगा. तो ये कैथोड का प्रोडक्ट चेंज नहीं करता है. इतना ही नहीं, F- कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. तो ये जो है, इसके प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को भी इंटरफेयर नहीं करते हैं. समझ में आया? हॉल और हेराल्ट ने कितने बड़े जुगाड़ कर दिए. प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम कर दे रहा है, कंडक्टिविटी भी बढ़ा दे रहा है. तो चमत्कार कर दिया उन्होंने, और सस्ते में ढूंढ के भी लिया है, राइट. एक तरह से इट वाज काइंड ऑफ, यू नो, फाइव, जैसे प्रचार करते हैं ना, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, उस टाइप का था ये. तो दूसरी चीज ये है कि इट डज नॉट इंटरफेयर विद द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सॉरी, इंटरफेयर. नोबेल प्राइज का तो मुझे नहीं पता भाई, चेक कर लो गूगल पे. हाँ, वो मिक्सचर में प्रेजेंट रहेंगे. डन एवरीवन? एवरीडी डन? ओके. अच्छा, अब एनसीईआरटी में एक फोटो दिया हुआ है, हॉल हेराल्ड प्रोसेस करके, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन. Do you see on NCERT 6.5, section 6.5, Hall Herold's process. स्पेलिंग देख लेना क्या है. हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस है ना. अच्छा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा क्या? सबसे पहले जो ओवरऑल रिएक्शन होगी ना, इसमें रिडक्शन तो कार्बन से ही करवाएंगे. यहाँ पे कार्बन डालते ही हैं, देखो यहाँ पर कार्बन से ही रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है. बेसिकली जो रिएक्शन होती है ना, वो यही होती है. It is reduction by carbon, but since it is endothermic, so electricity is used, right? It is reduction by carbon in the presence of electricity. Is that clear? कार्बन इसको खुद रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेते हैं. तो इसको हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस बोलते हैं.
और देखो यहाँ पे वो फोटो मिला तुम्हें एवरीबॉडी, वो फोटो नहीं मिला क्या? देखो यहाँ पे कार्बन, देखो कार्बन को कराना है हमें क्या, कार्बन को कराना है ऑक्सीडेशन, राइट? तो अब देखो क्या है, एनोड क्या होता है, इट इज फिगर 6.6, एनसीईआरटी फिगर 6.6 मिला। एनोड पे जो यूज करते हैं दैट इज ग्रेफाइट एनोड है ना, ठीक है, ग्रेफाइट का एनोड है। और जो कैथोड है, द कैथोड इज स्टील वेसल विथ लाइनिंग ऑफ कार्बन। The cathode is steel vessel with lining of carbon, right? कोई दिक्कत है? अब देखो ओवरऑल रिएक्शन होगा क्या, ओवरऑल रिएक्शन तो यही होने वाला है, ठीक है। अब होता क्या है, कैथोड पे, कैथोड पे एल्यूमिनियम रिड्यूस हो जाएगा और एनोड पे, देखो यहाँ पे क्या किया, एनोड पे ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करने में ज्यादा तकलीफ थी तो कार्बन यूज किया, राइट? अब कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आसानी से, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो फिर से ऑक्सीडाइज हो सकता है या फिर दो O2 माइनस लेकर के CO2 बना सकता है। अब ये लोग देखो बहुत चालाक हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको फिर से यूज कर सकते हैं। याद है सरपक्स प्रोसेस, सॉरी याद है यूज पड़ता था ना, हॉल्स प्रोसेस में CO2 यूज पड़ता था। और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को एज रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे मेटल के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये लोग काफी चालाक हैं, राइट? पैसे बचाने के हर पॉसिबल जुगाड़ करते हैं। अरे पैसे बचाने के जुगाड़ करने ही चाहिए ना, लोगों को सब चीज सस्ता चाहिए। फाइन, तो देखो कितने जुगाड़ किए गए हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में कितने जुगाड़ किए गए, बहुत सारे, राइट? So that is why extraction of aluminium is the most important topic in metallurgy. Extraction of aluminium जो है that is most important topic in metallurgy. तो यहाँ पे देखो एनोड मतलब ग्रेफाइट रहता है क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, और कैथोड होता है स्टील वेसल विथ लाइनिंग ऑफ कार्बन। डन एवरीवन? अच्छा वो फिगर दिख रहा है, वो तो सेटअप है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, एक आउटलेट एल्युमिनियम का बनाया हुआ है, फिगर देखा 6.6? एवरीबॉडी वो फिगर देखा एनसीईआरटी के अंदर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो वो तो तुम्हें एक तरह के क्या क्या है, सेटअप बनाया हुआ है, मोल्टेन Al2O3 है, नीचे आउटलेट फॉर एल्युमिनियम है, स्टील वेसल है विथ लाइनिंग ऑफ कार्बन कैथोड, और ग्रेफाइट एनोड है। तो वो सेटअप तो अलग अलग भी हो सकता है, अलग बुक्स में अलग टाइप का होगा। ओके डन, एवरी डन हो गया ये? ओके तुम्हारे में 6.7 फोटो नंबर है क्या? यू माइट बी यूजिंग अ डिफरेंट एडिशन, दैट्स पॉसिबल। ओके कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, सो व्हाट कम्स नेक्स्ट? देखो इसके बाद रिफाइनिंग करेंगे क्या?
देखो रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इट इज डन बाय हूफ्स प्रोसेस। देखो रिफाइनिंग में क्या है, एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड, ये वाली जनरल प्रोसेस है एवरीबॉडी। इट इज आल्सो डन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ओनली, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से ही करते हैं। इट इज डन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ओनली। इसमें क्या करते हैं, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर एल्यूमिनियम इसको बना देते हैं कैथोड, और थिक स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम को बनाते हैं एनोड। ये मेथड पढ़ा है, एनोड मड बच जाता है लास्ट में एवरीबॉडी, एनोड मड बचता है, ये तो तुमने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी होता है ये। जैसे ये थिक स्ट्रिप है इम्प्योर मेटल का, और ये थिन स्ट्रिप है, तो ये एनोड है अनायन अट्रैक्टिंग तो पॉजिटिव चार्ज, ये कैथोड है कटायन अट्रैक्टिंग तो नेगेटिव चार्ज। दिस इज लेट्स से ए एंड दिस इज लेट्स से सी, ये इस तरह से। तो होगा क्या, एनोड पे जो एल है इम्प्योर वो ऑक्सीडाइज होगा, ये मोल्टेन एटमॉस्फेयर में करेंगे, Al3+ बनाएगा, ठीक है, और ये होगा एनोड पे। फिर कैथोड पे क्या होगा, ये Al3+ वापस आ जाएगा इसके ऊपर और Al बन जाएगा, ये मोटा होने लगेगा, दिस विल स्टार्ट गेटिंग थिक एंड दिस विल स्टार्ट गेटिंग थिन, और यहाँ पर जो इम्प्योरिटी होगा वो नीचे जाकर के जमा हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एनोड मड। ये पढ़ा होगा आई थिंक 10 तक पहले भी, राइट। कैथोड मोटा हो जाएगा और एनोड पतला होता जाएगा। देखो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्या करते हैं ना, ये यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मिक्स कर देते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, NaFeAlF3 ये सब मिक्स कर देते हैं, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हूफ्स प्रोसेस। इसमें भी ऑब्वियसली Na3AlF6 मिक्स करते हैं कंडक्टिविटी वगैरह बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डन एवरीवन। तो हम रिवाइज कर लें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एक बार एवरीबॉडी, फिर आगे बढ़ेंगे आयरन कॉपर के पास। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने बताया तुम्हें समझ में आया होगा कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। देखो पहली चीज तो ये है कि कंसंट्रेशन करते हैं क्या, पढ़ा है तुमने, क्या कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस, लीचिंग है NaOH के साथ, हॉल्स प्रोसेस लीचिंग में Na2CO3 यूज करते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है अपने को। दूसरा क्या है, सरबक्स प्रोसेस, वो तब यूज करते हैं जब सिलिका प्रेजेंट हो अलॉन्ग विथ एल्यूमिना, तो इसको कार्बन के साथ हीट करते हैं, सिलिका सिलिकॉन में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिना AlN बना देता है, जो कि हाइड्रोलाइज होने पे AlOH होल प्राइस देता है, राइट, जो हीट करने पे Al2O3 बना देगा। तो ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन के मेथड्स, ठीक है एवरीबॉडी। उसके बाद दिक्कत क्या आती है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस करने में भी दिक्कत ये आती है कि एल्यूमिनियम का जो फ्यूजन टेम्परेचर है Al2O3 का वो 2000 डिग्री सेल्सियस है। उस टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम जो बनेगा ना वो वेपराइज कर जाता है, तो अब चाहिए क्या, और ऊपर से Al2O3 कंडक्ट भी नहीं करता, पुअर कंडक्टर है, तो अब क्या करते हैं, क्रायोलाइट डालते हैं और फ्लोरोस्पर डालते हैं, CaF2 और Na3AlF6। वो मेल्टिंग पॉइंट कम करता है, कंडक्टिविटी बढ़ाता है और प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस साथ इंटरफेयर भी नहीं करता, राइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेसिकली कार्बन से ही रिडक्शन कराते हैं और कार्बन को कैथोड यूज करते हैं और स्टील वेसल यूज करते हैं, तो कैसा मेथड है प्रिपरेशन का वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, बट एनसीईआरटी का आपको याद रखना है। कार्बन ग्रेफाइट एनोड तो रहेगा क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। और इसमें फायदा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, हॉल्स प्रोसेस में और बेयर्स प्रोसेस में, राइट। फिर रिफाइनिंग कर लेते हैं, तो नॉर्मल तरीका हर जगह यही होता है।
ठीक है ऑलरेडी, किसी को डाउट है इसमें? Everybody please respond in the chat box. Is that clear now? ओके okay. तो अभी नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एनसीईआरटी में पढ़ा है? उसमें तो कहानी है ना एक ब्लास्ट फर्नेस की। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। देखो आयरन तुम्हें नहीं लगता सस्ता मिलता है? जो सबसे कॉमनली यूज्ड होता है मेटल, वो तुम्हें क्या लगता है क्या है? बर्तन में जो खाना खाते हो आयरन, क्रोमियम एंड निकेल स्टेनलेस स्टील का होता है, राइट? मोस्टली वी यूज स्टेनलेस स्टील। देयर you can be using plastic, but I don't recommend using plastic क्योंकि प्लास्टिक at times becomes carcinogenic, right? खाना स्टील के बर्तन में ही खाओ if possible. Fine. Now let us now come to extraction कि extraction कैसे करेंगे। So अब बताओ क्या है और कौन कौन से हैं इसके? एक तो हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, राइट? हेमाटाइट क्या होता है बताओ? Fe2O3। और मैग्नेटाइट Fe3O4, राइट? ओके। अच्छा कुछ और भी और होते हैं क्या? देखो एक होता है सिडेराइट, एवरीबॉडी सिडेराइट नहीं है? फिर आयरन पाइराइट, FeS2, ठीक है? तो ये सारे ओर्स हैं इसके। तो अब देखो जो सल्फाइड ओर है ना, सल्फाइड ओर के लिए कॉन्सेंट, देखो बेसिकली तो हम हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का ही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी उसकी ही बात की गई है, ठीक है? जो मोस्टली एक्सट्रैक्शन होता है वो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट से ही होता है। तो बट यदि तुम्हारे पास सल्फाइड ओर है जैसे कि आयरन पाइराइट है, तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे बताओ एवरीबॉडी? इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन मेथड क्या यूज करेंगे? इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन मेथड यूज करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन, राइट? और कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड के लिए, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड के लिए यूज करेंगे रोस्टिंग, राइट? ठीक है। बट हमें जो पढ़ना है मोस्टली, राइट, हमें जो पढ़ना है मोस्टली वो हमें पढ़ना है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट के लिए। तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट के लिए क्या करते हैं बताओ? देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के लिए एनसीईआरटी में तुम्हें दिख रहा है स्लैग वगैरह बना रहा है, मोल्टेन आयरन सॉलिड वेस्ट। एनसीईआरटी ने लिखा है ब्लास्ट फर्नेस में CaSiO3 स्लैग, बट उन्होंने कभी स्लैग को डिफाइन किया नहीं है। ये पूरे चैप्टर में ब्लास्ट फर्नेस वाला जो फोटो है उसमें तुम देखो एक जगह पे स्लैग लिखा है उन्होंने, बट पूरे चैप्टर में कभी पे उन्होंने ये स्लैग वगैरह डिफाइन किया नहीं है, ठीक है? मतलब स्लैग तो पढ़ना है, ठीक है? स्लैग हो गया, फ्लक्स हो गया, ये तो पढ़ना ही है। तो अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए तुम्हें क्या लगता है क्या करेंगे बताओ? एवरीबॉडी फ्लक्स डाल करके इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करवाएंगे और स्लैग बनाएंगे, राइट? यही है ना कॉन्सेंट्रेशन के लिए। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि और जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ के पाउडर जैसा बनाते हैं, तो वो तो तुम्हें पता ही होगा। अरे मान लो तुम पहाड़ को थोड़ी सीधा करोगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे ना एवरीबॉडी। पहला चीज तो ये है ना, यू विल ब्रेक इट इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, देन यू विल गो अहेड विद अदर थिंग्स। तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन मेथड है।
अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन में क्या है तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें प्राइमरी इम्प्योरिटी क्या होता है एवरीबॉडी, प्राइमरी इम्प्योरिटी क्या होता है जो कि गैंग बोलेंगे, SiO2 सिलिका, प्राइमरी इम्प्योरिटी सिलिका। तो SiO2 कैसे करेंगे, CaO डाल देते हैं, हीट करेगा CaO plus SiO2, it will form a slag, CaSiO3, this is the slag, write down. Done. Okay, so this is slag और अलग अलग स्टेजेस हैं इसके, ठीक है। और उसके बाद फिर यहीं पर इसको हम स्मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, राइट। ओके, अब देखो, अब तुम्हें वो फोटो दिख रहा है, did you see there is a cup and cone arrangement, this is there is a cup and cone arrangement of blast furnace, तुम्हें दिखा एक कप और ऊपर एक कोन नहीं लगाया हुआ है, कप और कोन दिखा तुम्हें, एक कोन ऊपर लगाया हुआ होगा और उसमें एक कप होगा, ठीक है। देखो मेरी फोटो उतनी अच्छी तो नहीं बनेगी बट आई विल ट्राई एंड ड्रॉ इट, ठीक है। ये कुछ इस तरह का फोटो है, ठीक है। यहाँ पे एक ओपनिंग है, फिर नीचे भी एक ओपनिंग है, फिर यहाँ से सॉलिड वेस्ट जा रहा है, फिर यहाँ पे भी एक ओपनिंग है, फिर यहाँ से भी एक ओपनिंग है, फिर यहाँ पे भी कुछ डिपॉजिट हो रहा है, एंड फाइनली यहाँ पे नीचे जमा होगा, राइट। फिर यहाँ पे क्या है, एक बीच में कोन फिट किया हुआ है, इफ यू सी देयर इज अ कोन काइंड ऑफ स्टफ बीइंग फिट ओवर हियर, राइट। और इसमें एक कप टाइप का बनाया हुआ है और इसमें से पार्टिकल्स डाल रहे हैं जो कि धीरे धीरे नीचे यहाँ पर जो स्लिट है उसके थ्रू जा रहा है। यदि तुमने देखा है, यदि ये क्या बोलते हैं यार इसको, फैक्ट्रीज में तो इस तरह का चीज होता है, यहाँ पे डालते हैं। और ये समझ में आ रहा है इसका कोन का यूज क्या है, अरे एक साथ बहुत ज्यादा डाल दोगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा ना, रेगुलेटेड धीरे धीरे करके डालते हैं। यहाँ पे जो सामान जाएगा वो जाएगा क्या, और लाइमस्टोन प्लस कोक। कोक का काम क्या है समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, ये फोटो उतना अच्छा मेरा नहीं बना है, तुम बुक से रेफर करो, ठीक है। एवरीबॉडी, कोक का काम क्या है बताओ, कोक पेप्सी वाला नहीं है रे, कोक इज नॉट अ सॉफ्ट ड्रिंक, दिस इज कोक इज कोयला, ये दिस इज कार्बन, एवरीबॉडी दिस इज कार्बन, राइट। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लाइमस्टोन क्या है, इट इज अ फ्लक्स, और इट इज दी ओर जो हमें निकालना है, इसको मेटल बनाना है। बेसिकली तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, आयरन जब रिड्यूस होता है ना तो अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। जैसे कार्बन जो यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, जो कार्बन यहाँ पे पहुंचेगा वो ऊपर जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। कार्बन जो वहां पहुंचेगा ऊपर जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और नीचे कार्बन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अगेन अ रिड्यूसिंग एजेंट, और कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। तो कार्बन नीचे पहुंचेगा, नीचे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ऊपर जाते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे गैसेस जो निकलेंगे वो CO और CO2 गैस निकलेंगे, ठीक है, CO और CO2 गैस निकलेंगे। तो अब देखो अलग अलग स्टेजेस में क्या होता है, ऊपर वाले स्टेजेस में ऊपर हाइट पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, राइट।
ठीक है, फिर नीचे जाओगे तो जैसे यहाँ FeO भी बनता है तो वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से सब रिड्यूस हो जाएंगे, चाहे वो FeO हो, Fe2O3 हो या फिर Fe3O4 हो, सारे रिड्यूस होंगे। ठीक है, और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे FeO भी कार्बन से रिड्यूस होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पे रिड्यूसिंग एजेंट्स कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों हो सकते हैं। और इधर क्या करते हैं, इधर देते हैं ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। ब्लास्ट फर्नेस क्यों बोलते हैं, इसका समझ में आ रहा है? क्यों बोलते हैं बताओ? एवरीबॉडी हेवी है ना इसलिए, एक्चुअली बहुत तेजी से लिखते हैं, और मतलब एक तरह से ब्लास्ट ही होता है, इसमें आवाज काफी तेज आती है। और यहाँ पे मोल्टेन आयरन जो बचेगा वो यहाँ पे जमा हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड पिग आयरन। ये एनसीईआरटी वाली बात है, राइट? ये ड्रॉ करना चाहते हो, एनसीईआरटी में तो है ही। एवरीबॉडी डू यू वांट टू ड्रॉ दिस? सो कैन आई स्क्रॉल डाउन नाउ? ओके, राइट। स्क्रॉल अप अ बिट, ठीक, राइट डाउन। डन? एवरीबॉडी डन? कैन आई स्क्रॉल डाउन नाउ? तो हो ही गया होगा। ओके, फाइन। तो आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं पिग आयरन। पिग आयरन क्यों बोलते हैं, आई डोंट नो। सी बेसिकली जो आयरन इससे बनता है इसको बोलते हैं पिग आयरन। और पिग आयरन के बाद आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में क्या है, थोड़ा कार्बन डाल देते हैं। कास्ट आयरन हैज कार्बन कंटेंट कितना होता है, 3% कार्बन कंटेंट होता है। देखो कार्बन तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत रहेगा ही, क्योंकि आयरन जो मिल रहा है ना वो कार्बन के साथ रिड्यूस होकर मिलता है, तो ऑलरेडी थोड़ा सा कार्बन तो उसमें रहता ही है। और यहाँ पे जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो हम बताते हैं दैट इज कॉल्ड रॉट आयरन। रॉट आयरन जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और आयरन में थोड़ा बहुत कार्बन हमेशा होता है, ठीक है। आयरन के अंदर थोड़ा सा कार्बन तो हमेशा होता है, कार्बन फ्री आयरन होता ही नहीं एक्चुअली। कार्बन फ्री आयरन नहीं होता, कार्बन में थोड़ा सा आयरन होता ही है, सॉरी आयरन में थोड़ा सा कार्बन होता ही है। और जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है दैट इज रॉट आयरन। डन एवरीवन?
हाँ, डॉट आयरन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। हाँ यार ये गलत है, ये आयरन है, कार्बन लिख दिया मैंने। ठीक है, हाँ आयरन आयरन। डन। अगर देखो इसको रिफाइनिंग अलग अलग मेथड से करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रिफाइनिंग में पेग नहीं है, दैट इज पिग। ये प्रॉपर वही प्राणी है whose माउथ रिजेंबल्स फ्रस्टम ऑफ ए कोन, एक जानवर होता है, उसी की बात हो रही है। पेग आयरनी ये पिग ही होता है। अब देखो नाम रखने वाले उनको कैसी चीज लगी, किस किस जानवर से मिलती हुई रखी, उन्होंने रख दिया उसके हिसाब से नाम। दैट इज नॉट पेग आयरन, दैट इज पिग आयरन। रिटर्न। Everybody please respond in the chat box. Written or not? ओके अब तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेटल कौन है हमारे लिए? एवरीबॉडी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेटल कौन से हैं? तो अपने घर में देखो, अपने आसपास चीजों को देखो, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा यूज करते हो। एंड डोंट लाई, डोंट टेल मी गोल्ड। कोई ऐसा है जो गोल्ड बोलता है कि गोल्ड सबसे ज्यादा यूज करते हैं? सबसे ज्यादा आयरन, देन एल्यूमिनियम, देन कॉपर आता है। इफ समबडी सेइंग प्लैटिनम, बहुत अमीर लोग हैं भाई इधर। फाइन, so let us now talk about extraction of copper. देखो कॉपर के और क्या क्या होते हैं जरा बताना। कॉपर के और कोल, कोयला कॉपर का और है। अरे एक तो होता है क्यूपराइट, ठीक है। देखो बेसिकली कॉपर ग्लांस होता है CuS और CuFeS2, ठीक है। Cu2S Cu2O और ये क्यूपराइट Cu2, ये तीन होते हैं मेन। ये है ना, मैलाचाइट उतना अबंडेंट नहीं होता, मैलाचाइट उतना अबंडेंट नहीं होता है। जो मेन और मिलते हैं वो यही है। तो इन दोनों का क्या होगा, मोस्टली यही दोनों है। तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन तो फ्रोथ फ्लोटेशन से होगा ना। एवरीबॉडी ये क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन तो फ्रोथ फ्लोटेशन से होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? कॉन्सेंट्रेशन विल बी थ्रू फ्रोथ फ्लोटेशन। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ एवरीबॉडी? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? रोस्टिंग होना चाहिए, रोस्टिंग होना चाहिए राइट। Cu2S प्लस O2 ऐड करो तो देन यू विल गेट Cu2O प्लस SO2, ठीक है। यहाँ तुम स्मेल्टिंग भी कर सकते हो। FeO जो इम्प्यूरिटी होगा, ये तो इम्प्यूरिटी होता ही है, इट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म FeSiO3 जो कि होता है स्लैग, ठीक है। ये एनसीईआरटी वाली ही रिएक्शन है। अच्छा इसमें एक चीज है ना, एक होता है कॉपर मैट। कॉपर मैट क्या है? Cu2S प्लस FeS, ये आ जाता है साथ में। तो इसका इसका भी खास ख्याल रखना पड़ता है। तो FeS भी कन्वर्ट हो जाता है FeO में, ठीक है। एक चीज है कि जैसे तुम्हारे पास कई बार Cu2S के साथ FeS भी मिलेगा तो इसको कॉपर मैट बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। एवरीबॉडी कैन आई स्क्रॉल डाउन, बिकॉज ये तो एनसीईआरटी वाली ही रिएक्शन है। और ओवरऑल तो सल्फाइड ओर को लास्ट में अपन करने क्या वाले हैं पता है ना? लास्ट में हम लोग सेल्फ रिडक्शन करवाएंगे इसका, ये तो सबको पता ही है। लास्ट में सेल्फ रिडक्शन करवाएंगे ना हम इसका। तो अब देखो कॉपर मैट मतलब CuFeS भी आ जाता है। तो FeS के लिए भी क्या करेंगे? FeS भी क्या होता है, ऑक्सीडाइज करोगे तो ये FeO बनेगा,
फिर FeO के साथ फिर से SiO2 डालोगे तो ये भी तुम्हारा स्लैग बन जाएगा FeSiO3, तो ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह से इस तरह की इम्प्योरिटी निकालते हैं। कॉपर मैट इंपॉर्टेंट है क्योंकि FeS उसमें रहता है, राइट। और लास्ट स्टेप में सेल्फ रिडक्शन करेंगे। सेल्फ रिडक्शन क्या है, Cu2O और Cu2S। Cu2O प्रेजेंट होगा ही, Cu2S ये दोनों अनस्टेबल होते हैं, खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाएंगे कॉपर में। अब यहाँ पे क्या है देखो, SO2 निकलता है। SO2 गैस जो है ना, यहाँ पर जो इसको बोलते हैं, और यहाँ पे कॉपर को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर मतलब समझ रहे हो एवरीबॉडी? ब्लिस्टर मतलब समझ रहे हो, फोड़े होना। फोड़े देखे हो, मतलब जो सल्फर का जो कॉपर बनेगा ना उसके फोड़े जैसे अपीयरेंस रहेंगे, क्योंकि SO2 गैस निकलते रहता है अंदर से, तो दैट इज व्हाई इट हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, जिसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। रिटर्न ओके। डन एवरीवन? एवरीवन डन? ओके, करता हूँ स्क्रॉल अप। डन? ओके, तो यहाँ तक तो बात होगी। देखो बेसिकली कॉपर के मेथड को याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जनरल मेथड पता है ना, ये तो उसके हिसाब से ही चल रहा है। जैसे आयरन में जो जनरल मेथड था, स्लैग बनाओगे, आयरन कार्बन से रिड्यूस करोगे, वैसा ही चल रहा है। कॉपर का जो जनरल मेथड था, लास्ट में सेल्फ रिडक्शन करोगे, स्लैग वगैरह बनाओगे, वो है वैसे ही चल रहा है ना। ये कुछ अलग तो नहीं है इसमें, तो याद करने की जरूरत नहीं है। कॉपर का एक और मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी भी एनसीईआरटी में है। देखो क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास कोई लो ग्रेड ओर है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, Cu2+ को तुम लीच कर सकते हो, ठीक है, H2 से सीधा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कॉपर सॉलिड +2H+ बन जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी में, कोई तुम्हारे पास लो ग्रेड ओर है, जैसे Cu2O है, इसको तुम पानी में डालोगे, ठीक है, या फिर तो क्या होगा, Cu2+ बन जाएगा, या फिर CuO है, ठीक है, और उसको यदि तुम नॉर्मली H2 से रिड्यूस करोगे तो तुम्हें कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हाइड्रोमेटलर्जी, यानी क्या है, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या रिडक्शन बाय वाटर भी बोल सकते हो। एसिडिक मीडियम में वाटर भी इसको खुद रिड्यूस कर देगा, ठीक है, पानी से ही रिड्यूस हो जाता है ये। तो अब अच्छा, ये हाउएवर कैन यू यूज दिस मेथड, बैक्टीरिया कोई रिड्यूस नहीं करेगा, बैक्टीरिया क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है, ठीक है उमंग। तुम्हारे पेट में बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका कुछ काम होता है, जो गैसेस रिलीज करेंगे उसके हिसाब से। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि पेट में एग्जैक्टली क्या होता है, सम बायो स्टूडेंट और डॉक्टर विल सजेस्ट कि एग्जैक्टली क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, क्या होता है, एंड व्हाट आर द गैसेस दैट रिलीज। If it is acidic, then it will come in electrochemistry, and that is how it will influence the reduction process. Fine. Okay, tell me one thing. Do you think this method can be used for metals like zinc? Everybody, do you think this method can be used for metals like zinc? No, obviously. This method, however, Abhilasha, tell me why not?
अरे जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वही रिड्यूस होगा ना वाटर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये। cannot be used for electropositive metals like zinc. Right on. Done everyone? Okay. अब बात कर लेते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, it is done by a method which is called poling. It is not in NCERT. पढ़ा है क्या poling? Okay, right down. Done. Okay, now let us talk about refining by poling. देखो अब poling क्या है? पोलिंग भी एक इंटरेस्टिंग मेथड है। देखो क्या होता है, इम्प्योरिटीज को रिफाइन करने के लिए जो सबसे पहले क्या होता है, एक पार्ट ऑफ मेटल जो है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। एक a part of metal is oxidized. See, सबसे पहले कॉपर जो तुम्हारा ओर है उसमें क्या क्या हो सकता है बताओ? उसमें बहुत सारी इंप्योरिटी हो सकती है, राइट? तो कॉपर है और प्लस इंप्योरिटी, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो कुछ पार्ट क्या होता है, Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, Cu2O में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करते हैं ना, हरी टहनियों समझते हो, ग्रीन लॉक्स ऑफ वुड, नाउ इट इज मोल्टन एंड हॉट, तो इसको ट्रीट करते हैं ग्रीन लॉक्स ऑफ वुड, और उससे क्या होता है, कॉपर बन जाता है। और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो रिड्यूस नहीं होते। समझ में आया? एवरीबॉडी समझ में आया मेथड क्या है? बेसिकली ग्रीन लॉक्स ऑफ वुड यूज करते हैं बिकॉज वो जल्दी जलते नहीं है, हरी पत्तियां में भी कार्बन तो होता ही है। तो बेसिकली एक सस्ता तरीका है, जो प्लांट वेस्ट है उसको यूज करते हैं, ग्रीन लॉग्स। समझ में आ रहा है? ग्रीन लॉग्स यूज करते हैं प्लांट वेस्ट। बेसिकली जो कार्बन है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कार्बन ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बन जाता है, Cu2O. Now when it will be treated with let's say green logs of wood, then it will be reduced to copper very easily, but the other electropositive metals like zinc, aluminum will not be reduced so easily. कोई दिक्कत है? The green log contains carbon, Abhilasha, and carbon reduces, right? Carbon reduces. Green log is containing carbon, which is the reducing agent for the Cu2O. Everybody समझ में आ रहा है? So green logs of wood से reduce कर देते हैं. So this is called poling. This is also called furnace refining. अच्छा ये बताओ, बाकी जनरल चीजें तुमसे पूछे तो तुम तो बता ही दोगे ना। जैसे मान लो तुमसे पूछेगा कि ZnO का कैसे करोगे, ZnO, तुम्हारे पास ZnS है तो मेथड तो बता ही तो जाओगे। सी ZnS के लिए क्या करोगे, पहला स्टेप होगा फ्लोटेशन, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बताओगे बताओ, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बताओगे, रोस्टिंग, फिर कार्बन रिडक्शन,
और लास्ट में रिफाइनिंग। तो ये तो जनरल स्टेप्स तो हर जगह बता ही सकते हो ना। मोल्टेन एंड हॉट, अरे ये पिघला हुआ रहेगा ना, गर्म कर रहे हैं तो पिघला हुआ रहेगा। मोल्टेन एंड शॉर्ट नहीं है, दिस इज हॉट। रिफाइनिंग ऑफ जिंक अलग होगा, हाँ रिफाइनिंग के लिए अलग मेथड यूज करेंगे। कॉपर मैटे का कुछ यूज नहीं है, बेसिकली कॉपर मैट पे सवाल पूछ देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कॉपर मैट इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि उसमें एफईएस भी रहता है कई बार, और ये हमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एफईएस को भी रिड्यूस कराना होता है, इट हैज टू बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। ठीक है, कोई खास यूज नहीं है उसका, बट इसको याद रखना है कि कॉपर मैट होता क्या है, एफईएस को रिड्यूस करना पड़ता है, स्लैग के फॉर्म में एफईएस से O3 के फॉर्म में निकालना होता है। तो आई थिंक बाकी केसेस में भी आप तो बता ही सकते हो ना। ठीक है एवरीबॉडी, तो ये देखो ये रिफाइनिंग ऑफ जिंक अलग हुआ, अभी हम लोग मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो अभी देखो मेटलर्जी का पहला पार्ट तो हो गया, मतलब ज्यादातर पार्ट तो हो ही गया है, रिफाइनिंग से कम ही क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है दैट इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग सबने एनसीईआरटी से पढ़ा है। ओके, सो लेट अस सी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देखो रिफाइनिंग मतलब वही है, मेटल का प्यूरिफिकेशन है, इसका डेफिनेशन तो नहीं चाहिए। देखो उसमें सबसे पहला मेथड है डिस्टिलेशन, ये खुद ही समझ सकते हो। डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करोगे, ऐसे मेटल्स के लिए जिनकी जो बहुत जल्दी बॉईल कर जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो जो कम बॉईल करने वाला लिक्विड है वो सेपरेट हो जाएगा, आगे चला जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना एवरीबॉडी, ये तो समझ में आ रहा है ना। जिंक हो गया या मर्क्यूरी हो गया, जो ग्रुप 12 वाले एलिमेंट होते हैं, पता है ना, ये प्रॉपर ग्रुप 12 वाले, इनके पास डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे होते हैं, तो ये परफेक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। इसके उनकी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इनकी मेटलिक बॉन्डिंग भी अच्छी नहीं होती, राइट। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की होने की वजह से मेटलिक बॉन्डिंग भी अच्छी नहीं होती, तो इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इनको डिस्टिल किया जा सकता है। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी, डिस्टिलेशन तो समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट। अच्छा लिक्वेशन समझ रहे हो, लिक्वेशन, लिक्वेशन पढ़ा है। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। अब इसमें तुम क्या किया, इसको एक तुमने यहाँ पे ओर को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लो मेल्टिंग मेटल है जैसे टिन। अब उसमें क्या होता है, जो जल्दी मेल्ट करेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, अब ये सरफेस पे फ्लो होगा तो ये ठंडा होगा, राइट। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, समझ में आ रहा है, मान लो एक 800 डिग्री पे मेल्ट करता है और एक 600 डिग्री पे मेल्ट करता है, तो जो 600 डिग्री पे मेल्ट करता है वो आगे ज्यादा जाएगा या फिर मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पर सपोज ए और बी है, दो तरह के मेटल्स हैं, ए का मेल्टिंग पॉइंट 800 है और 600 है दूसरे का, तो तुम्हें क्या लगता है ज्यादा कौन फ्लो करेगा, एवरीबॉडी ज्यादा कौन फ्लो करेगा। एक स्लोप पे रख दोगे तो ज्यादा कौन फ्लो करेगा। लेस डेंस वाली बात भी नहीं है, एक्चुअली में क्या है, जब तुम इसको सरफेस पे फैलाओगे ना तो ये जो है ये सॉलिडिफाई होने लगेगा क्योंकि ये ठंडा होगा, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, ठंडा होगा। तो पहले सॉलिडिफाई कौन होगा बताओ, पहले सॉलिडिफाई कौन होगा, ए या बी। पहले बी होगा सॉलिडिफाई। अरे ये 800 पे लिक्विड होता है, यानी 800 के नीचे सॉलिड ही होता है, तो टेम्परेचर तुम्हें क्या लगता है पहले कौन सॉलिडिफाई होना चाहिए, ए होना चाहिए ना। तो ए जल्दी सॉलिडिफाई करेगा, तो ज्यादा डिस्टेंस बी ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस यदि, तो इनका यदि टेम्परेचर डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो सेपरेट कर सकते हैं ना। अरे ये सब फिजिकल मेथड है, ये सब सस्ते मेथड है, समझ में आ रहा है। यदि इनके सिग्निफिकेंट मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो ऑब्वियसली ये ट्रेवल करेंगे अलग अलग डिस्टेंस पे और उनको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है,
प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। समझ में आ रही बात? फिजिकल मेथड्स हैं सेपरेट करने के, सस्ते मेथड्स हैं। कोई दिक्कत है? अरे कुछ बोलो, सब सो गए क्या? 800 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। इसको वर्ड्स में लिखवा दूं क्या, या एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लोगे चलेगा ना? एवरीबॉडी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, वही चीज है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं, इसमें ऐसा कुछ आता भी नहीं है। डिस्टिलेशन लिक्वेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, कुछ तो बोलो। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात तो हमने कर ही ली ना, याद है एल्यूमिनियम वाली बात? एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो डेफिनेशन, और क्या। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वो तो एल्यूमिनियम जैसा ही है। थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल को कैथोड बनाओ, थिक स्ट्रिप को एनोड बनाओ, पतला होता जाएगा एनोड और मोटा होता जाएगा कैथोड, और जो एनोड की इंप्योरिटी है वो नीचे जम जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, एनोड मड, और उसमें तुम्हें सोना चांदी मिल सकता है। समझ में आ रहा है ना? एनोड मड में, एनोड मड में सोना चांदी वैसे कोई खास मिलता नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं ना अर्थ के क्रस्ट में, ज्यादा होते ही नहीं है। अच्छा, टेल मी व्हाई डू यू थिंक गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव? गोल्ड का निकालने का प्रोसेस जो है बहुत सस्ता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड इज वेरी चीप, बट व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव? होता ही नहीं है अर्थ क्रस्ट में, समझ रहे हो? मिलते ही नहीं है। डीप खोदना पड़ता है या क्या करना पड़ता है, आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन कहाँ पे है ये। कई जगह पर तो सी देयर इज कई जगह पे क्या होता है ना कि यू कैन फाइंड, ये नदी के किनारों पे भी कुछ कुछ ये मिलता है, क्या कहते हैं उसको, सोने के पीसेस मिलते हैं कई जगह पे, रिवर डेल्टा में मिलता है। देयर इज अ रिवर कॉल्ड सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा में क्या होता था, रिवर बेड्स पे सोने मिलते थे, तो लोग सोने ढूंढने लगे, ढूंढने लगे। अभी क्या होता है, वहां टाटा स्टील का वेस्ट है एंड वो नाले जैसा नदी होगी, अभी उसकी हालत ऐसी है। खैर, सोने की कहानी तो पुरानी है, इसके लिए दंगे भी काफी हुए, विल नॉट टॉक अबाउट देम, फाइन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्यूपेलेशन। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। रिवर के किनारे गोल्ड क्यों मिलता है? क्योंकि अरे रिवर जो है मिनरल्स को लेके आती है अलग अलग जगह से। समझ में आ रहा है? नदी का काम क्या है, एक जगह से मिनरल दूसरी जगह पे लेके जाना। रिवर के किनारे की जो एरिया होती है दैट इज फर्टाइल। समझ में आता है क्यों? बिकॉज वो अलग अलग जगह से मिनरल्स लेके आती है, तो अलग अलग जगह से मिनरल्स लेके आएगी तो रिक्वायर्ड मिनरल्स पहुंचाएगी, और वहां पे फसल उगाना आसान होगा, खेती करना आसान होगा, राइट? इज दैट क्लियर? और नॉर्मली जो डेल्टाज होते हैं ना, जो समंदर के पहले जैसे नदी मिलती है, दैट इज वेरी फर्टाइल, वो काफी फर्टाइल होता है। Now let us talk about cupellation. Last slide. Okay. Okay, cupellation. देखो cupellation क्या होता है? Let us talk about cupellation. It is a process which is used to refine silver containing lead as impurity. Containing lead as impurity. अब देखो ये
अलग मेथड है बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया। It depends on selective oxidation of lead over silver। अब देखो क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक ओर है जिसमें सिल्वर के साथ लेड है, ठीक है, सिल्वर के साथ लेड है, तो ऑक्सीडाइज करोगे सिल्वर ऑक्सीडाइज होता नहीं है, लेड कन्वर्ट हो जाता है पीबीओ, दिस इज कॉल्ड लिथार्ज। नाम सुना है क्या? ये कन्वर्ट हो जाता है लिथार्ज में, ठीक है, और ये सिल्वर तुम्हारा बच जाता है, सिल्वर इज लेफ्ट आउट, तो सिल्वर तुम निकाल सकते हो। एयर के प्रेजेंस में ये लिथार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट इज सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कि सिल्वर ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मतलब सिल्वर नेटिव फॉर्म रहेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में। डन। ओके, अब देखो एक जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग पढ़ा है तुमने एवरीबॉडी? जोन रिफाइनिंग पढ़ा है? खुद से पढ़ा है? ये है देखो सर्कुलर, ये है मोबाइल हीटर, मोबाइल मतलब समझ रहे हो, मूवेबल हीटर, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ करते क्या है बताता हूँ एक बार। देखो मेल्टिंग इसमें क्या है, रॉड है, ये रॉड किसका है, इम्प्योर मेटल का है, इम्प्योर मेटल लिया और उसका एक रॉड बना लिया, ठीक है, उसका एक रॉड बना लिया। अब रॉड में क्या करेंगे, एक बार अच्छा मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है, उसके अंदर तुमने इस एंड से फिल्ड है और इस एंड से ओपन है, उसके अंदर तुमने भर दिया कैंडल वाला, क्या बोलते हैं कैंडल के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, मोम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, वैक्स, करेक्ट, वैक्स बोलेंगे, ठीक है। अब उसको हीट करते जाओ, तो वैक्स तुम्हें नहीं लगता आगे मूव करता जाएगा, एवरीडी वैक्स मूव करता जाएगा। अब वैक्स में एक काम करो, वैक्स में तुम डाल दो कोयला, तो अब तुम्हें लगता है कोयला यही रहेगा और वैक्स आगे मूव करता जाएगा और इस तरफ से निकलता जाएगा, इट विल स्टॉप ड्रॉपिंग, राइट। अब मान लो तुम एक बार किए, दो बार किए, तीन बार किए, ये मोबाइल हीटर बार बार चला रहे हो, तो अब जो चीज की मेल्टिंग पॉइंट कम होगी वो निकलता जाएगा ना आगे, वो पिघलेगा, और लिक्विड की टेंडेंसी होती है मूव करने की, वो मूव करता जाएगा, राइट। जैसे जैसे मोबाइल हीटर तुम आगे बढ़ाते जाओगे वो मूव करता जाएगा, तो अब ये 10-15 बार करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो मोर लेट से लेस मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है वो जाके आगे जमा हो जाएगा। तुम इसको 10 बार 20 बार करोगे तो ये वाला पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, फिर इसको इट कैन बी सेपरेटेड, इसको तोड़ दो फिर बाय कटिंग दी रॉड, रॉड को तोड़ सकते हो। ये मोबाइल हीटर बार बार घुमाओ और उसके बाद तुम रॉड को तोड़ भी सकते हो, राइट। तो इसको बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। समझ में आया ये नहीं आया? तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, दैट इंप्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट। इंप्योरिटी यदि मेल्ट कर सकते हैं तो बार बार सर्कुलर मोबाइल हीटर चलाते जाते हैं एक एंड से दूसरी तरफ, मोल्टन जोन आगे बढ़ते जाता है, 10 बार करोगे तो जो सॉलिड है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और उसको तोड़ सकते हो। समझ में आया? ठीक है एवरीबॉडी। एंड इट इज यूज्ड, देखो इसका यूज क्या है, यूज्ड टू प्रिपेयर सेमीकंडक्टर्स ऑफ हाई क्वालिटी या फिर सेमीकंडक्टर्स ऑफ हाई प्यूरिटी। देखो ये यूज उन एलिमेंट्स के लिए करते हैं जो आसानी से मिलते नहीं, क्योंकि ये बार बार करने में खर्चा आता है, ठीक है। लिक्वेशन में क्या है, एक बार डाल दो पहाड़ से नीचे गिरा दो, और यहाँ पे क्या है बार बार कर रहे हैं, तो ये महंगे एलिमेंट्स के लिए करते हैं जो आसानी से नहीं मिलते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया,
सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया। ये ऐसे एलिमेंट्स के लिए करते हैं जो थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि तुम्हें समझ रहा है ना, बार बार करने पे खर्चा तो है ना। हमें पैसा तो तभी खर्च करेंगे ना जब सामने जो चीज मिल रही है थोड़ी महंगी हो। ये तो पता ही है तुम्हें। ठीक है, तो जोन ऑफ रिफाइनिंग आई थिंक इट शुड बी क्लियर ना। Okay, already done. Fine. Okay, now let us, why isn't used for metals? मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं ना। एक्चुअली में क्या है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट में। और दूसरा मेटल कौन सा मेटल करना चाहते हो ना, ये बताओ। Like which element, which metal do you want it to be used? टेल मी, कौन से एलिमेंट के लिए चाहते हो। देखो घुमा फिरा के बात तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी की है ना, तो घुमा फिरा के बात प्रॉफिटेबिलिटी की है। दूसरे मेटल से केस में थोड़ा सस्ता मेथड अवेलेबल है, दैट इज व्हाई वी डोंट डू दैट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेपर फेज रिफाइनिंग। देखो वेपर फेज रिफाइनिंग का मतलब कुछ समझ में आ रहा है। मेटल को वोलेटाइल होना चाहिए, मेटल शुड बी वोलेटाइल। पहला कंडीशन तो ये है। वोलेटाइल मेटल को जब हीट करोगे कोई जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मेटल कॉम्प्लेक्स। फिर जब हीट, और इसमें देखो इम्प्योरिटी जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से डिकम्पोज करोगे तो तुम्हें मेटल मिल जाएगा और इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाएगा। और ये मेटल गैस को तुम लिक्विफाई करो, लिक्विफाई तो तुम्हें, या फिर सॉलिडिफाई कर लो तो तुम्हें मेटल मिल जाएगा, सॉलिड या फिर लिक्विड। ये समझ में आ रहा है। तो ये तो खर्चीला मेथड तुम्हें नहीं लग रहा है। एवरीबॉडी, मेटल के साथ इम्प्योरिटी है, मेटल को हीट करके पहले गैस में बनाए, फिर गैस के साथ फिर कॉम्प्लेक्स बनाए, उस कॉम्प्लेक्स को फिर रिड्यूस करके फिर से ठंडा करे। बहुत महंगा मेथड है। और ये यूज किसके लिए करेंगे, एवरीबॉडी, ये यूज किसके लिए करेंगे, यूज्ड फॉर इन दोज केसेस जब तुम्हारे पास मेटल वॉलेटाइल है और इम्प्योरिटी नॉन वॉलेटाइल है। और मेटल जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है, मेटल तो वैसे कॉम्प्लेक्स बना ही देगा, ज्यादातर मेटल्स बनाते ही हैं डी ब्लॉक वाले, ठीक है। तो ये इट इज यूज्ड व्हेन मेटल वॉलेटाइल एंड इम्प्योरिटीज नॉन वॉलेटाइल। एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी हुई है, आगे बढ़ सकते हैं, ये लिख लो एक बार। एवरीबॉडी रिटन। डन। ओके, तो इसमें दो तरह के हैं प्रोसेसेस। एक तो है मॉन्ड्स प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस, और एक है वैन आर्टल प्रोसेस। देखो मॉन्ड प्रोसेस में, मॉन्ड प्रोसेस निकल के लिए करते हैं। यू कैन राइट इट, यू कैन रिमेम्बर इट लाइक मोनी, देयर इज अ गर्ल बाय द नेम मोनी। वन आर्कल के लिए है बेरिलियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम और सिलिकॉन। इसके लिए ऐसे याद करोगे, बेटी जरा सी, बेटी बचाओ आंदोलन चला लेते हैं, बेटी जरा सी, ठीक है। एवरीबॉडी, याद रहेगा नहीं मोनिक, ये कैसा है, बे
टी, जरा सी। ओके, जरा सुनो। सुनो कहां से बन रहा है यार? जरा सुनो, सुनते हो क्या क्या बना रहे हो? चलो ठीक है, इसको याद रखो, ये मोनी है, माउंट प्रोसेस निकल के लिए करते हैं, और ये बेटी जरा से जो मन में आता है बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट मेरे कॉल आ रहा है, लिख लो जस्ट। रिटर्न एवरीवन। ओके फाइन। अच्छा, यहाँ पे जो लिगेंड यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और यहाँ पे जो लिगेंड यूज करते हैं वो क्या है? I2 है, ठीक है। तो अब तो बेसिक प्रोसेस यही है, देखो निकेल रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, बनाएगा NiCO4, ठीक है। वो NiCO4 को रिड्यूस गर्म करो, फिर से निकेल मिलेगा और CO वापस। यहाँ तो CO का खर्चा नहीं है, यहाँ पर बेसिकली हीटिंग का खर्चा है। फिर जिरकोनियम के साथ भी यही है, I2 के साथ हीट करो ZrI4 बनेगा, फिर वापस हीट करोगे तो Zr2I2 बन जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि ये खर्चे हो रहे हैं इनके, बस बेसिकली प्रोसेस का खर्चा है, और खर्चा है इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव मेटल्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मोल्ड्स प्रोसेस निकेल के लिए, और इधर बेरिडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम और सिलिकॉन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी डन। याद हो जाएगा ना? ओके। अच्छा, क्रोमैटोग्राफिक मेथड्स, डू यू नो व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी? ओके ठीक है, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। डन, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी समझते हो क्या होता है? क्रोमैटोग्राफिक मेथड्स की बात करेंगे अब हम। सी, क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स सेपरेशन। अच्छा ये बताओ, कलर का स्पेलिंग ये होगा या फिर ये होगा? ए या बी? दोनों सही है ना? एक ब्रिटिश और एक यूके का सही सिस्टम है। ठीक, ओके। तो क्रोमैटोग्राफी का मतलब कलर सेपरेशन है, ठीक है एवरीबॉडी। क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है कलर सेपरेशन। कोई दिक्कत है? तो आप देखो बेसिकली करते क्या है यहाँ पे, यहाँ प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन व्हिच इज यूज्ड? यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन है, व्हाट इज दैट? व्हाट डू यू थिंक? देखो यहाँ पे क्या है कि एक फिक्स्ड एडजॉर्बेट लेते हैं, एक फिक्स्ड क्या लेते हैं? एडजॉर्बेट। तो ये फिक्स्ड एडजॉर्बेट, सपोज तुमने कोई कपड़ा ले लिया, ठीक है, और इस पे तुम दो तीन चीजें डाल रहे हो, जैसे ये मिक्सचर है A प्लस B प्लस C, तो तीनों क्या बराबर एडजॉर्ब होंगे? एवरीबॉडी, तीनों क्या बराबर एडजॉर्ब होंगे? जो ज्यादा एडजॉर्ब होगा, सी जो सबसे कम एडजॉर्ब होगा वो सबसे आगे चला जाएगा। जैसे मान लो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वो सबसे ज्यादा ए का है,
फिर बी का और सी का। सी सबसे कम हो रहा है ना, तो ये अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हो जाता है, ये कलर सेपरेट हो जाए। सो दिस कलर सेपरेशन इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। समझ में आया या नहीं आया? जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो आगे जाएगा ना, सॉरी वो पीछे रह जाएगा। एवरीबॉडी, ये कपड़ा यदि किसी चीज को ज्यादा सोखता है तो वो मूव नहीं करेगा आगे, और जिसको कम सोखता है वो आगे चला जाएगा। अरे एक काम करो, सपोज ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे इंक हमने बहुत ज्यादा डाल दिया, तो इंक तो सोखेगा नहीं ना, तो इंक तो नीचे गिरने लगेगा। और यदि किसी चीज को सोख लेगा, ठीक है, ज्यादा फैलेगा जो कम एब्जॉर्ब होता है। समझ में आ रहा है? सिंपल सा मेथड है। पानी डालो ब्लैक बोर्ड पे या फिर व्हाइट बोर्ड पे, नीचे गिर जाएगा, एब्जॉर्ब करता ही नहीं उसको वो। समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो जो चीज कम एब्जॉर्ब होगी वो ज्यादा आगे मूव कर जाएगी, तो इसके कलर्ड बैंड्स बन जाएंगे, ये लाल पीला हरा दिख जाएगा तुम्हें। इज दैट क्लियर? तो ये प्रिंसिपल है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, प्रिंसिपल यही है कि द डिफरेंट कंपोनेंट्स, the different components of a mixture are differently adsorbed, are differently adsorbed on an adsorbent। ये लिखना चाहो तो लिखो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहीं तो फिर ज्यादा जो फैलेगा, मतलब जो कम एड्सॉर्ब होगा ज्यादा फैलेगा, राइट? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ये समझ में आया? तो लिखना है तो लिख लो। ठीक है, अब इसमें दो मेथड्स होता है, एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। नाम सुना है क्या? क्रोमेटोग्राफी जो है, कॉलम और पेपर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है और एक पेपर। कॉलम जो है वो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। पेपर मतलब इसको बोलते हैं टीएलसी, बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टीएलसी भी बोल सकते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोलो, या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी बोल दो, कुछ भी बोल दो चलेगा। यहाँ हम लोग मेटलर्जी में तो कॉलम ही पढ़ेंगे, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यहाँ तो हम कॉलम ही पढ़ेंगे ना। तो कॉलम में एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया उसके हिसाब से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, एनसीईआरटी के हिसाब में जो डायग्राम दिया है उसमें क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक स्टेशनरी फेज बनाते हैं, एक स्टेशनरी फेज, ठीक है, एक स्टेशनरी फेज बनाते हैं। दिस इज स्टेशनरी फेज। और इसमें क्या किया तुमने? इसमें ऐड कर दिया, सपोज कुछ भी मिक्सचर ऐड कर दिया, मिक्सचर ऐड किया, ठीक है। तो मिक्सचर ऐड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें कलर्ड बैंड्स मिल जाएंगे, जैसे ये कलर्ड बैंड्स हैं, ये आ जाएगा कलर्ड बैंड्स। आई डोंट नो विच एडिशन आर यू यूजिंग, इट इज प्रोबेबली नॉट इन द ओल्ड एडिशन, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मेटलर्जी खत्म हो गया है, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो अभी कलर्ड बैंड्स बन जाते हैं, और यहाँ पे हो सकता है कोई स्टेशनरी फेज होगा, स्टेशनरी फेज A2O3 है, तो जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो ज्यादा आगे चला जाएगा, राइट? और एक कंटेनर नीचे रख के हम स्टोर कर सकते हैं। तो यही है मेथड। इज दैट क्लियर? देखो मेटलर्जी में क्रोमेटोग्राफी तो यूज नहीं करते हैं ज्यादा, इट इज क्वाइट एन ऑब्वियस थिंग। वो तो अलग अलग कलर के लिए, कलरिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा ही दिया हुआ है, पुराने एडिशन में डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है, बट नए एडिशन में तो दिया ही नहीं है। सो डोंट वरी, नए एडिशन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, राइट इट डाउन देन।
डन। ओके अच्छा, कुछ होते हैं एनसीईआरटी ने लिखे हैं यूजेस, एक और टॉपिक है यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन एंड कॉपर एंड देयर एलॉयज। तो कुछ जो कॉमन एलॉयज में तुमको याद रहने चाहिए, ठीक है। जो सबसे कॉमन है वो ब्रास। एवरीबॉडी, ब्रास किसका एलॉय है? ब्रोंज। जर्मन सिल्वर, ये नाम सुना है? देखो जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं होता, ठीक है। कई होटलों में ऐसा जाओगे मटर पनीर में मटर नहीं, पनीर नहीं देते। अभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? ओके, नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। ओके तो जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं है। बेसिकली दिस इज, इट रिजेंबल्स, ये दिखता है सिल्वर जैसा, बट एक्चुअली में सिल्वर नहीं है, ठीक है। इसमें होता है कॉपर, जिंक और निकल। और ब्रास में होता है कॉपर एंड जिंक, ठीक है। और ब्रोंज में होता है कॉपर एंड टिन। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, आपको याद रहने चाहिए। स्टील में जानते हो आयरन, क्रोमियम, निकल होता है। स्टेनलेस स्टील में, तो स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टील में अलग अलग वैरायटी में अलग अलग कार्बन कंटेंट होता है। सो सी दिस कवर्स योर मेटलर्जी, ठीक है। दिस कवर्स मेटलर्जी। तो रिवाइज कर लें एवरीबॉडी, रिवाइज करें। अच्छा, इसका डिस्कशन करने की जरूरत है, ये तो याद रखने की चीज है ना एवरीबॉडी, इसके डिस्कशन करने की जरूरत है। ये मैं एक काम करता हूँ, रिवाइज कराते हैं, पिछले साल के कुछ 4-5 क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा के 4-5 जो एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो करवा ही देता हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए। तो देखो आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है एवरीबॉडी? आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने क्या पढ़ा है बताओ? अरे स्टार्टिंग क्या टॉपिक से किया हमने? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से स्टार्ट करी, राइट बात है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का तो रिवीजन हमने कर ही लिया है। आयरन, कॉपर वगैरह नॉर्मल है। रिफाइनिंग में थोड़ा अलग है। रिफाइनिंग में, हाँ डाउट पूछ लेना, ठीक है। रिफाइनिंग में अलग क्या है बताओ एवरीबॉडी? रिफाइनिंग में अलग क्या है? रिफाइनिंग में नए मेथड्स पढ़े, वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, क्यूपेलेशन याद है, कॉपर के लिए करते हैं, फिर पोलिंग, सॉरी क्यूपेलेशन सिल्वर के लिए करते हैं, पोलिंग करते हैं कॉपर के लिए, राइट। पोलिंग करते हैं कॉपर के लिए, हाँ। और उसके बाद क्रोमेटोग्राफी। तो ज्यादा चीजें नहीं है जो हमें याद करनी है, ठीक है। कॉपर मैट वाला एक टर्म है इंपॉर्टेंट है, Cu2SFeS, वो याद रखना। कुछ क्वेश्चंस पे ही आ जाते हैं डायरेक्टली हम लोग, राइट, ठीक है एवरीबॉडी। ओके सो लेट अस स्टार्ट, कुछ PYQ कर लेते हैं। अच्छा, हमारे जो अब चैप्टर बचे हैं वो बचे हैं डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। हाइड्रोजन एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। आई मैं चाहता हूँ कि खत्म कर ले आज, एक एक्स्ट्रा क्लास शाम में रखें क्या? आज कल में खत्म ही कर लेते हैं, बिकॉज तुम्हारा टेस्ट भी है। एक एक्स्ट्रा रख सकते हैं क्या शाम में? कितने बजे से रखें बताओ? कितने बजे करें बताओ? 5 बजे, 6 बजे? 5 बजे करें? 5 से 7 कर लें, या फिर 6 से 8 कर लें? कल सुबह भी कर लेंगे ना, क्योंकि हमें ये भी करना है, हाइड्रोजन भी करना है। 5 से 7 कर लेते हैं फिर, ठीक है। 8 से 10, 8 से 10 कुछ लोग सो जाते हैं। कल भाई दूज है। अरे तो दिन भर भाई दूज मनाओगे?
अच्छा आज 5 से 7 करते हैं, फिर कल की बात करेंगे। ठीक है ठीक है। PYQ कुछ कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग is used in the extractive metallurgy of magnesium? एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी जो होता है मैग्नीशियम के लिए, उसमें से कौन सा मेथड यूज करता है? पहला है फ्यूज्ड सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा मेथड है सेल्फ रिडक्शन, थर्ड इज एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस, एंड फोर्थ इज थर्मिट रिडक्शन। बताओ कौन सा यूज करोगे? थर्मिट यूज करोगे मैग्नीशियम के लिए? ए होगा ना आंसर? एवरीबॉडी ए होगा आंसर ना? ए ही होगा, ये तो इजी है यार, आंसर तो आप लोग आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। अरे पानी में डाल ही नहीं सकते, पानी में करोगे तो मैग्नीशियम कोई मिलेगा ही नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयरन ओर कंटेन्स, क्वेश्चन है विच ओर कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर। ठीक है, क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ओर है जिसमें आयरन और कॉपर दोनों होते हैं? एक है क्यूपराइट, पहला ऑप्शन सिंगल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है चैल्कोसाइट, फिर है कैल्कोपाइराइट, डी है मेलाचाइट। बताओ, ये तो आसान है। ये तो सी होगा ना आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन सी, एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास है, रोस्टेड गोल्ड ओर, रोस्टेड गोल्ड ओर प्लस Cn माइनस प्लस H2O, ठीक है। O2 X प्लस OH माइनस आया, X प्लस Zn Y प्लस AU आया, ठीक है। ये तुम्हें पता ही है ना, लीचिंग है गोल्ड और सिल्वर का। लिखना है क्या किसी को कुछ? राइट डाउन आर्यन। डन। तो पूछा गया कि आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, तुम खुद बताओ एक्स और वाई क्या होगा। ऑप्शंस देने की जरूरत है? दीज आर एडवांस क्वेश्चंस, 2010 के आसपास के हैं। एक्स और वाई बताइए क्या है? एवरीबॉडी एजी, अरे गोल्ड से कहां से आ जाएगा भाई? गोल्ड है ना, गोल्ड में कहां से आएगा? ये आएगा AuCN2 और y क्या आएगा? ZnCN4 राइट। यही पढ़ा है ना हमने, कुछ और पढ़ा है? कोई दिक्कत है? ओके
कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर। ये देखो कुछ मेंस के क्वेश्चंस हैं जो अभी आने वाले हैं। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल, व्हाई इज क्रायोलाइट एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना इन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इसका आंसर तो तुम बता ही दो, ये क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट कम करना है और कंडक्टिविटी बढ़ाना है, ये है ना रीजन, तो तुम आइडेंटिफाई कर ही लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ही है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है बताओ। तो आंसर क्या दोगे, एल्यूमिनियम, सीओ और CO2। एल्यूमिनियम, सीओ और CO2, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। फिर है क्वेश्चन जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोनेट ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोनेट ओर, इनमें से कौन सा कार्बोनेट ओर है, ठीक है। पाइरोल्यूसाइट, ठीक है, दिस इज पाइरोल्यूसाइट। मैलाचाइट, फिर है डायास्पोर, और है कैसिटराइट। क्या है आंसर, मैलाचाइट है ना, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ऐसे ही बता सकते हो, साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल, बेरियम, सिल्वर, बोरॉन, जिंक। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल, सिल्वर। तो ये तो आसान है, ठीक है। व्हाट इज कॉपर मैट, ये क्वेश्चन है। कॉपर मैट क्या होता है, ऑप्शंस बहुत सारे दिए हैं तो तुम ही बता दो। कॉपर मैट क्या होता है, FeSnCu2s, राइट, ठीक है। थर्मिट मिक्सचर क्या है बताओ, Fe2O3 प्लस Al होगा। थर्मिट मिक्सचर क्या है, Fe2O3 प्लस Al, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप कर सकते हो। बेसिकली जितना बताया गया है उतना आप पढ़िए और एनसीईआरटी को कम से कम प्रायोरिटी के फॉर्म में रखिए। सो दिस वाज अबाउट मेटलर्जी व्हिच इज कॉल्ड जनरल प्रिंसिपल्स, जो कि इन्वॉल्वड है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो कोई डाउट है आज की क्लास में? 5 से 7 रखते हैं हम लोग और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो डी और एफ ब्लॉक में, डी और एफ ब्लॉक लेंगे, क्या लें, डी और एफ ब्लॉक लें, हाइड्रोजन लें। 7 से 9 रखो, 7 से 9 कितने लोग बोल रहे हैं बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू से 7 to 9? 5 से 7, 5 से 7 ही ठीक है यार, रात में क्यों तंग करें, रात में बहुत सारे लोगों के पर्सनल काम भी होते हैं। ठीक है 5 से 7 ही रखते हैं, बताएंगे, देखते हैं, बताते हैं। ठीक 7 to 9 ज्यादातर लोग बोल रहे हैं। अरे 6 से 8 रख देते हैं, कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। 6 से 8, 5 से 7 पूछ रहे वाले, 7 से 9, 6 से 8 कर लेते हैं, कहानी खत्म, दोनों के बीच में आ जाएगा। 6 to 8 डन, चलो गुड बाय, विल मीट एट 6 देन। 6 to 8 कर लेते हैं हम लोग। चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 6 to 8।